गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 2 बाजार दर्शन और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो उसके गद्यांश पढ़ करके उनमें से जो प्रश्न है वो उत्तर समझाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर समझाए हैं। प्लीज़ आप उन्हें देखना और समझने का प्रयास करना। तो हम आगे शुरू करते हैं। आगे के जो गद्यांश हैं, हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं वह स्वीकार करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। यानी हम चाहे उसे ये समझते हो भी ये देखो कैसा है कि कुछ भी खर्चा नहीं करता, ये भी क्या आदमी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो अपदार्थ प्राणी है ना, उससे जो है उसमें इतनी शक्ति है अपने मन को कंट्रोल करने की, लेकिन वो हम में नहीं है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, बाजार का जादू नहीं चलता उस पर। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, यानी बहुत सारा सामान सजा हुआ है, वो उन्हें देखता हुआ भी आगे बढ़ता जाता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, यानी पैसा ये कहता है कि मुझे ले लो, क्योंकि पैसा तो कमा सकता है, बहुत ज़्यादा चूरन बेचता है, लेकिन वो 96 का चूरन बेचने के बाद बाकी का फ्री बांट देता है, तो कमाता ही नहीं है, इसलिए ये बात कही गई है। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती, वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घरों में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शांति कुंठित रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? अब प्रश्न है, भगत जी को वह क्या प्राप्त है जो बड़े बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोगों को भी प्राप्त नहीं होता? क्या प्राप्त है भगत जी को? एक तो संतोष और एक लोभ से मुक्ति, लालच से मुक्त है वो। उचित और अनुचित का अंतर करने का विवेक प्राप्त है। ये 3 शब्द रखने हैं याद, संतोष, लालच से मुक्ति, उचित और अनुचित में अंतर करने का विवेक, यानी क्या सही है क्या सही नहीं है। ये गुण अनेक पढ़े लिखे और विद्वान लोगों में भी नहीं होते। विद्वान होते हुए भी वे बाजार के जादू से नहीं बच पाते, जैसे कि भगत जी बच जाते हैं। दूसरा प्रश्न, भगत जी पर बाजार के जादू का प्रभाव क्यों नहीं होता? क्योंकि भगत जी अपनी आवश्यकता के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बाजार में रखी हुई बहुत सी चीज़ें उनके लिए अनुपयोगी हैं, मतलब उनके लिए उन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं होता। इस बात को वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे बाजार में केवल आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं और इस तरह से बाजार का जादू उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता। तीसरा प्रश्न, पैसे की व्यंग्य शक्ति का आशय क्या है? वह शक्ति कब कुंठित हो जाती है? पैसे की व्यंग्य शक्ति का आशय है कि मनुष्य के मन में अधिक से अधिक चीज़ें खरीदने की चाह पैदा करना। परंतु भगत जी जानते हैं कि उन्हें बाजार से क्या खरीदना है, इसलिए वहाँ का आकर्षण उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। इस प्रकार से पैसे की व्यंग्य शक्ति उन पर के सामने व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। ठीक है, अब अगला गद्यांश, उस बल को नाम जो दो पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है
बटोर रखने का स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। अब लेखक ने भगत जी के किस गुण को उनका बल माना है और उसको बल कहने का कारण क्या है? भगत जी का संतोषी जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार, ये मतलब भगत जी जो हैं बड़ा ही संतोषी जीवन जीते हैं, सादा जीवन जीते हैं, उनके विचार बड़े उच्च हैं, उनके ये गुण जो हैं यही उनकी शक्ति हैं। इन गुणों को ही उनका बल कहा गया है और उनका बल कहने के पीछे कारण यह है कि इनके कारण ही वे सांसारिक लोभ में, लालच में और अनावश्यक संग्रह करने में विश्वास नहीं करते हैं, उनसे दूर रहते हैं। ठीक है, कि सांसारिक लोभ लालच में नहीं फंसते वो और अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा नहीं करते। फिर दूसरा प्रश्न है, संचय की इच्छा और वैभव की चाह से मनुष्य की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? अधिक से अधिक वस्तुओं का संचय करना, यानी अधिक से अधिक चीज़ें इकट्ठी करना और ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना, वैभवपूर्ण जीवन जीना आदि से मनुष्य की निर्बलता प्रकट होती है। यानी मनुष्य की कमजोरी प्रकट होती है। किससे? अधिक से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करना और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना और वैभवपूर्ण जीवन जीना। ठीक है, फिर आ जाता है जड़ पर चेतन पर जड़ की विजय किसे कहा गया है? धन और भोग विलास की वस्तुएं जड़ पदार्थ हैं। जड़ और चेतन समझते हो? तो चेतन जिसमें चेतना हो, यानी प्राण हो, प्राणी जिसको बोल देते हैं। ठीक है, और जड़ होता है जिसमें प्राण नहीं होते हैं। तो धन और भोग विलास की जितनी भी चीज़ें हैं वो जड़ पदार्थ हैं। मनुष्य चेतन है, यानी उसमें जो है प्राण होते हैं, तो वो विवेकशील प्राणी हैं। इसलिए मनुष्य का विवेकहीन होकर धन और वस्तुओं का संग्रह करना तो क्या है? चेतन पर जड़ की विजय के समान माना गया है। यानी वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकता और उन जड़ चीज़ों को भी जो है उनकी तरफ भी आकर्षित हो जाता है, अपने विवेक से नहीं वो सोचता। तो अगला है गद्यांश, देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। भगत जी कहीं नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ें ली और चले आते हैं, वापस आ जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह जीरा और नमक है। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर के बिखरा रहता है। तो बच्चों, अब इसके प्रश्न हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता से लेखक का क्या अभिप्राय है? बाजार की जानबूझकर उपेक्षा करना, यह है हठपूर्वक विमुखता। जानबूझकर उपेक्षा करना, वहाँ जाने पर उसके आकर्षण के भय से उसकी ओर ध्यान न देकर तेजी से गुजर जाना ही
बाजार से हठपूर्वक विमुखता है। वहाँ से जा रहे हैं लेकिन कहीं हम उसके आकर्षण में ना फंस जाए तो वहाँ जल्दी से निकल जाते हैं। इसको कहा है हठपूर्वक विमुखता। बाजार से गुजरते समय भगत जी किस मनोदशा में होते हैं? बाजार से गुजरते समय भगत जी खुली आंखों से वहाँ की चीज़ों को देखते जाते हैं। वह संतुष्ट तथा अपने विचारों में मग्न होते हैं। उनके मन में क्या होता है कि उन्हें जीरा और काला नमक लेना है, बस इसलिए वो बाजार के आकर्षण में नहीं फंसते और केवल अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदते हैं। चांदनी चौक का आकर्षण भगत जी पर कब व्यर्थ हो जाता है? जब भगत जी अपनी आवश्यकता की चीज़ें यानी चूर्ण और काला नमक खरीद लेते हैं, तब चांदनी चौक की जो अन्य चीज़ें हैं वो भगत जी को आकर्षित नहीं करती। इस प्रकार से आवश्यकता की पूर्ति होने पर, आवश्यकता पूर्ण होने पर चांदनी चौक का आकर्षण उन पर बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। चलो बच्चों, अब अगला जो है गद्यांश, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। बच्चों ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि ये पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है। यदि इसमें से कोई भी गद्यांश आ जाता है तो उसमें से जो प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से बता पाओगे यदि ध्यान से वीडियो को देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। थैंक यू।